हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी गाइस। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। गाइस, जैसे कि आप सभी बच्चे कह रहे थे कि मैम पीजीटी और नेट ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियोस बनाइए, तो उन्हीं से रिलेटेड मैं वीडियो बना रही हूँ, जिसमें मैंने नदी के द्वारा निर्मित सतलाकृतियाँ, आपके जो भूमिगत जल है उसके द्वारा निर्मित सतलाकृतियाँ, और आपका ये अब हम पढ़ेंगे हिम नदियों के द्वारा निर्मित सतलाकृतियाँ। तो हिम नदी का पार्ट 1 मैं आपको करवा चुकी हूँ। जिस बच्चे ने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में उसको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हिम नदियों के निक्षेपण से बनी सतलाकृतियाँ। हिम नदियों के या हिम नदी के या ग्लेशियर के निक्षेपण से, देखो अपर्दन से बनी सतलाकृतियाँ मैं आपको डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ, और उन सबको मैं ये कहूँगी इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखना, वरना आपको काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो अगर वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हिम नदी मैंने जैसा कि बताया था, वे ग्लेशियर्स में भी आपकी मूवमेंट होती है, जो कि आपके 2.5 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच ये खिसकते हैं हर रोज। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें इस मूवमेंट की वजह से जो ग्लेशियर्स होते हैं वो चट्टानी भागों को या माउंटेन्स को अपने साथ तोड़ते फोड़ते और बड़े बड़े पत्थरों को भी अपने साथ घसीटते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सारे मलबे को आगे लेते हुए चलते हैं। तो इस मलबे का परिवहन करने के बाद जो हिम नदियां होती है फिर वो उस मलबे को क्या करती हैं, जमा करती हैं। ठीक है, यानी उस मलबे को कहीं ना कहीं जमा करती हैं। और ये जमा कब करेगी, देखो ऐसा नहीं है कि इसकी भी कोई स्टेज आएगी या इसमें भाई आपके बर्फ की कमी आ जाएगी तो ये मलबे को जमा करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मलबे को जमा कब करती है, तो भाई ये मलबे को जमा तब करेगी जब इसे कोई प्लेन एरिया मिल गया। मान लो एक ढलान वाले एरिया से हिम नदी आपके या ग्लेशियर आपका खिसकता हुआ आ रहा था और अचानक से आगे बिल्कुल प्लेन एरिया आ गया। अब इस प्लेन एरिया के आते हुए जो ग्लेशियर है वो अपने साथ जितने भी सेडिमेंट लाए हैं ना, उन सारे सेडिमेंट को इस प्लेन एरिया पर जमा कर देती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता इसके साथ जैसे नदी में होता है कि भाई पानी की मात्रा कम हो गई इसलिए वो अपने सेडिमेंटों को जमा करती चलती है, ऐसा इसमें नहीं होता। ग्लेशियर में प्लेन एरियाज आ जाता है या कोई गड्ढा आ जाता है, तब अपना जो ग्लेशियर है वो अपने सेडिमेंटों को जमा करती हुई आगे बढ़ती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की हिम नदी के निक्षेपण से कौन कौन सी सतलाकृति बनती है। निक्षेपण यानी जमाव, डिपोजिशन। आप पिछली वीडियो देखी होगी तो इतना तो समझते होगे ना कि निक्षेपण क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें हिम नदी के निक्षेपण से बनी सतलाकृतियों में, भाई सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट आते हैं नंबर 1 हिमोड। नंबर 1 हिमोड, इंग्लिश में इसे मोरेन्स के नाम से भी जानते हैं। हिमोड, हिमोड यानी जो आपका चट्टानी मलबा है, जो सेडिमेंट है या जो भी ग्लेशियर अपने साथ जो भी मलबा लेके आई है। ठीक है, तो हिमोड में क्या होता है ना, हिमोड में आपका मान लो ये एक ग्लेशियर बह के आ रहा है, ये एक आपका ग्लेशियर्स है जो बहकर अपने साथ मूवमेंट हो रही है इसमें, इस ग्लेशियर्स में। ठीक है, आप इतना समझ लो। अब हिमोड क्या होते हैं, वो शैल मलबा होता है, वो चट्टानों का मलबा होता है या सेडिमेंट होता है, जो कि हिम नदी अलग अलग पार्ट्स में क्या करती है, जमा करते हुए चलती है अलग अलग पार्ट में। अभी आप पढ़ोगे इसके भी सब पार्ट हिमोड के। ठीक है, जैसे कि बात करें इसके 3 सब पार्ट हैं भाई। सबसे पहला आता है पार्श्विक हिमोड। पार्श्विक हिमोड, अब पार्श्विक हिमोड में क्या होता है, जब ग्लेशियर्स आगे बढ़ रहा है और प्लेन एरिया आ गया तो वो अपने सेडिमेंटों को किनारों पे जब जमा करेगा, ठीक है, अपने सेडिमेंटों को किनारों पे जमा कर देता है, किनारों पर जमा कर देता है। तो इस प्रकार से किनारों पर जो जमा करेगा ना, तो इस प्रकार के जमाव को जो ये किनारों पर हुआ है इसे कहेंगे पार्श्विक हिमोड। क्या कहेंगे, पार्श्विक हिमोड। यानी सैल मलबा कहाँ पर जमा कर दिया, किनारों किनारों पर। ठीक है, पार्श्विक का मीनिंग भी किनारा ही होता है। आगे बढ़े, ठीक है, तो पार्श्विक हिमोड। नेक्स्ट आता है मध्यमवर्ती हिमोड। मध्यम या मध्यवर्ती हिमोड, जब हिम नदी अपने शैल मलबे को
बिल्कुल बीच में, मान लो यहाँ से खिसकती हुई आगे बढ़ गई बर्फ और यहाँ से आगे बढ़ गई, ठीक है, यहाँ से बढ़ गई भाई, यहाँ से बढ़ गई और ये बीच में कुछ पार्ट रह गया और यहाँ पर सारा मलबा अपना जमा कर गया, कौन, ग्लेशियर, ठीक है। तो इस प्रकार का मलबा जो कि बीच वाले पार्ट में, मध्यम वाले पार्ट में जमा किया जाता है, इसे कहेंगे मध्यमवर्ती हिमोड। क्या कहेंगे? मध्यमवर्ती हिमोड। समझ में आ रहा है ना? पार्श्विक हिमोड जो किनारे पर जमा किया, बीच में जमा किया, उसे कहेंगे मध्यमवर्ती हिमोड। नेक्स्ट आता है अंतिम हिमोड। अंतिम हिमोड, अंतिम हिमोड में क्या होगा? जब ये ग्लेशियर आगे आगे आता हुआ यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो गया, यानी इससे आगे पानी बन गया और चला गया, तो लास्ट में क्या करता है? बाकी सारे बचे हुए हिमोड को, या जो सैल मलबा है, जो जितना भी बचा, सारे को यहाँ पर जमा कर देगा। तो लास्ट में जो हिमोड जमा किया जाता है, या जो शैल मलबा, सेडिमेंट जमा किया जाता है ग्लेशियर के द्वारा, उसे कहते हैं अंतिम हिमोड। आई थिंक आपको तीनों क्लियर हो गए हैं कि हिमोड क्या होता है। मोरेन बोलते हैं इसे इंग्लिश में, मोरेन्स। हिमोड क्या होता है? ये ग्लेशियर के द्वारा वो शैल मलबा होता है जो प्लेन एरिया आने पर जमा होने लग जाता है अलग अलग पार्ट में। इसके 3 सब पार्ट होते हैं। पार्श्विक हिमोड, यानी जब शैल मलबा आपके किनारों पर जमा होगा तो उसे पार्श्विक हिमोड कहेंगे। मध्यमवर्ती हिमोड, जब शैल मलबा भाई आपके बीच वाले पार्ट में जमा होगा तब उसे मध्यमवर्ती हिमोड कहेंगे। अंतिम हिमोड, जब आपका शैल मलबा लास्ट वाले पार्ट में जमा होगा तो उसे अंतिम हिमोड के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों के तीनों आपको पता होने चाहिए, है ना। अब देखो, ये तो इसने सीक्वेंस में चीजों को जमा किया, तब हमने ये अलग अलग नाम दे दिए, है ना। अब अगर हम बात करें, कई बार क्या होता है ना भाई, हर बार थोड़ी ना ये सीक्वेंस यूज करेगा कि मैं तो किनारों पे करूंगा, फिर बीच में करूंगा, फिर लास्ट में करूंगा। तो नेक्स्ट जो हमारी आकृति आती है ना, नंबर 2, ये तो इसके सब पार्ट थे जो कि आप समझ चुके हो। नेक्स्ट आती है भाई हमारी, कई बार क्या होता है ना, ग्लेशियर कहीं पर भी जमा कर देता है, ठीक है। जब ग्लेशियर कहीं पर भी जमा कर दे अपने हिमोड को, शैल मलबे को, तब उसे क्या कहेंगे? तब उसे क्या कहेंगे? तलसत या भूमिज हिमोड। भूमिज हिमोड। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, जब ग्लेशियर है वो बहकर आ रहा है, और आप सबको पता है, मैंने पहली क्लास में बताया था भाई, ग्लेशियर और धरातल के बीच एक पानी की पतली सी परत बहती है, और यही पतली परत ग्लेशियर को आगे खिसकाने का काम करती है। ये चीज मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में समझा दी थी, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, तलसत या भूमिसत हिमोड में, इसमें जो पानी की पतली परत है ना, उसके साथ सारा मलबा धरातल पर या तली में जमा हो जाता है। सारा जो शैल मलबा था, जो भी हिमोड था, उस पानी की पतली परत के साथ यहीं पर जमा हो जाएगा, ठीक है, और कहीं पर भी जमा हो जाता है, तो इसलिए इसे कहते हैं तलसत हिमोड या भूमिसत हिमोड। देखो, मैंने आपको 4 हिमोड पढ़ाए हैं। सबसे पहला पार्श्विक हिमोड, जब एग्जामिनर पूछेगा, जब आपका शैल मलबा किनारों पर जमा होगा तब उसे कहेंगे पार्श्विक हिमोड। जब आपके ग्लेशियर के बिल्कुल बीचों बीच शैल मलबा जमा होगा उसे क्या कहेंगे? मध्यमवर्ती हिमोड। और जब बिल्कुल लास्ट में जमा होगा तो उसे क्या कहेंगे? अंतिम हिमोड। और जब हम बात करें पानी की, या जो पानी बहता है ग्लेशियर के साथ साथ, उसकी तली में या धरातल के साथ साथ जब आपका शैल मलबा जमा होगा या तली में जमा होगा, हिम नदी की तली में जब शैल मलबा जमा होगा तो उसे कहेंगे तलसत या भूमिज हिमोड। तो ये चारों हिमोड आपको पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ ही गए होंगे। चलिए, तो इतनी बातें आपको क्लियर हुई कि किस तरीके से शैल मलबे को जमा कर रहे हैं ग्लेशियर। आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है नंबर 3, हिम नदोड़ टीले, और इंग्लिश में इसे कहते हैं ड्रमलिन। और ये ड्रमलिन ही वर्ड आता है, ये वर्ड नहीं देखा, ये वर्ड नहीं आता कभी भी एग्जाम में। ड्रमलिन आता है, हजारों बार आ चुका है, ठीक है। ड्रमलिन से एक फेमस क्वेश्चन भी बनता है, वो अभी अब पढ़ाऊंगी। ड्रमलिन क्या होता है? हिमनदोड़ टीले या ड्रमलिन। देखो, कई बार क्या होता है, जब आपका जो ग्लेशियर है, जब अपने मलबे को इस तरीके से जमा कर दे, ठीक है, अपने मलबे को इस तरीके से जमा कर दे, इस तरीके से मलबे को छोटे छोटे टीलों के रूप में जमा कर दे। अनेक टीले बना देते हैं, अनेक टीले होंगे,
छोटे छोटे टीलों के रूप में जब अपने शैल मलबे को जमा कर देंगे ना, ये ज्यादा ऊंचे नहीं होते बट ये 1 किलोमीटर तक लंबे होते हैं। तो इस प्रकार से अनेक टिब्बे एक साथ पाए जाते हैं ये। ठीक है, आपको देखने में कैसा लग रहा है? क्या देखने में ये कैसा लग रहा है? अंडों की टोकरी जैसी सतलाकृति, अंडों की टोकरी जैसी सतलाकृति। भाई पीजीटी में और नेट में है ना, कम से कम 100 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा। अंडों सीधा कहेगा कि अंडों की टोकरी जैसी सतलाकृति का नाम बताइए, तो ऑप्शन में आपको ड्रमलिन देखा मिलेगा। ठीक है, ड्रमलिन देखा मिलेगा। और दूसरा क्या बोलते हैं इसे, आपको ये ऐसा नहीं लग रहा है कि नाव को उल्टा कर दिया गया हो, यानी उल्टी नौका जैसी आकृति, उल्टी नौका जैसी आकृति। तो ये दोनों नाम इसी के ही हैं, ड्रमलिन के, अंडों की टोकरी जैसी आकृति या फिर उल्टी नौका जैसी सतलाकृति। गॉट इट? तो ध्यान रखना, जब ग्लेशियर अपने मार्ग में सैल मलबे या सेडिमेंट की छोटे छोटी पहाड़ी सी बना दे जी, और बहुत सारी पहाड़ियां बना दे, ज्यादा ऊंची नहीं होती, ठीक है, बट 1 किलोमीटर तक लंबी हो जाती हैं ये, तो इन्हें कहते हैं ड्रमलिन। इन्हें अंडों की टोकरी जैसी और उल्टी नौका जैसी सतलाकृतियों के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, नोट्स बना रहे तो अपनी आगे लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम देने से पहले से अच्छी तरह करके जाना। अगेन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, पीजीटी वाले में भी और नेट वाले में भी। नंबर 4, अनियत, अनियत या इरेटिक्स के नाम से ये जाने जाते हैं इंग्लिश में। अनियत, अब देखो नियत ही अच्छी नहीं है ना, हाँ, तो अनियत क्या होगा इस सतलाकृति में, जब आपका शैल मलबा आ रहा है और अपने साथ इतने बड़े बड़े शिलाखंडों को या गोलाश्रमों को ले जाता है। मैं छोटे मोटे टुकड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, इतने इतने बड़े बड़े टुकड़े, अगर हम बात करें ना 250 टन से भी ज्यादा वजन वाले, 250 टन से भी ज्यादा वजन वाले बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़ों को भी अपने साथ खिसका कर ले आता है ग्लेशियर। छोटा मोटा मत समझना, बहुत हैवी काम करता है ये भी, है ना। तो ये इतने बड़े गोलाश्रमों के टुकड़ों को जब हजारों किलोमीटर दूर, बेचारे जहां पर पहले था ना, अपने मूल स्थान से हजारों किलोमीटर दूर तक खिसका कर ले आता है, तो इस प्रकार के जो शिलाखंड है उनको कहते हैं अनियत। ठीक है, समझ गए? जब आपका ग्लेशियर हजारों टन भारी बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़ों को अपने साथ खिसका कर हजारों किलोमीटर दूर तक लाकर छोड़ देता है, तो ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों को अनियत के नाम से जाना जाता है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, दूस्थित शिलाखंड। अब इसमें क्या होता है? दूस्थित शिलाखंड। अब ये जो इतना भारी टुकड़ा है ग्लेशियर अपने साथ ला रहा था, अब इसको थोड़ा छोटा बना दूं, ये ज्यादा बड़ा है, समझ लेना, सेंस वही होगी कि भाई बहुत भारी है, बहुत बड़ा है। ठीक है, एक बहुत बड़ा टुकड़ा ग्लेशियर अपने साथ ला रहा था और अचानक से ग्लेशियर ला रहा था, तो उसने उसको एक छोटा सा जगह आई तो वहां पर छोड़ दिया, है ना, वहां पर छोड़ दिया। ठीक है, एक जगह आई, वहां पर उसको आगे नहीं खिसकाया, वहां पर छोड़ दिया। तो आप देखो ये जो इतना बड़ा टुकड़ा है चट्टान का, ये जो इतना बड़ा टुकड़ा है, ये क्या लग रहा है कि अभी इसको किसी ने फूंक मारी ना इधर से, तो ये नीचे गिर जाएगा, लग रहा है ना ये नीचे गिर जाएगा। तो इस प्रकार से जब ग्लेशियर शिलाखंडों को इतनी दूर लाकर, इतने भारी भारी शिलाखंडों को ऐसी जगह पर छोड़ दे कि दूर से देखने पर हमें लगे कि अभी गिरा, दूर से देखने में हमें लगे कि भाई ये तो अभी गिरा, तो उसे कहेंगे दूस्थित शिलाखंड। गॉट इट है? इसमें क्या था, वो बड़े बड़े शिलाखंडों का नाम था अनियत। इसमें क्या है, दूर से हमें देखने में, दू यानी दूर से, दूस्थित, दूर से देखने में ऐसा लगेगा कि भाई ये तो अभी गिरने वाला है, दूर हट जाओ इससे। ठीक है, तो इस प्रकार के शिलाखंडों को कहते हैं दूस्थित शिलाखंड, क्योंकि लाता कौन है इसे? ग्लेशियर, तो इस प्रकार ये निक्षेपण में शामिल इनको किया जाएगा। ठीक है, नंबर 6 इज कैटल। इंग्लिश में कैटल कहते हैं और हिंदी में केतली कहते हैं। इंग्लिश में कैटल और हिंदी में इसे कहते हैं गाइस केतली। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके ग्लेशियर है ना, वो पीछे हटते हैं। ग्लेशियर का पीछे हटना क्या होता है, सिंपल वे में बात करें, पीछे हटना तो नहीं, जैसे भाई यहाँ तक बर्फ का कुछ पार्ट आया और फिर टेम्परेचर ठीक हो गया तो वो पिघल गया, तो उसका पानी आसपास चला गया, तो यहाँ पर वो गायब हो गई ना, तो इसे ही कहते हैं ग्लेशियर का पीछे हटना। तो कैटल और केतली ये कैसे बनती हैं? सिंपल वे में, ये कोई आपका चट्टान का टुकड़ा था और इसमें कोई भाई एक गड्ढा था। ठीक है, ये एक गड्ढा था और इस गड्ढे में यहाँ से ग्लेशियर आ रहा था,
खिसक खिसक के बर्फ आ रही थी वो इसमें भर गई, और फिर इसमें भरने के बाद, और जब वो अच्छा टेम्परेचर होता है तो वो पिघल भी जाती है। ठीक है, भरने के बाद फिर उसका वो जो बर्फ थी वो पिघल गई और उसका पानी यहाँ पर रह गया। तो इस प्रकार से एक केतली की जैसी आकृति लगती है। ठीक है, केतली की जैसी आकृति लगती है, इसे ही कहते हैं कैटिल और केतली। तो ये पीछे हटती हुई जो ग्लेशियर है उसकी वजह से बनती है। पीछे हटती हुई ग्लेशियर की वजह से यहाँ पर इस गड्ढे में बर्फ जमा हो जाती है, बाद में बर्फ पिघल जाती है, एरिया खाली हो जाता है और यहाँ पर एक केटिल यानी एक केतली जैसी आकृति बन जाती है, जिसे कैटिल या केतली कहते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट आता है हिम नदियां एस्कर या कटक। नंबर 7 इज हिम नदियां एस्कर या कटक। देखो ये एस्कर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्कर भी बहुत बात आती है एग्जाम में। आपको ना कई बार कैसे एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं, देखो ऐसे दिए जाते हैं, एक साइड लिख देगा नदी, हिम नदी और भूमिगत जल, और यहां पर लिख दिया भाई पवन। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहां पे लिख दिया वी आकार की घाटी, यहां पर लिख दिया यू आकार की घाटी, यहां पर लिख दिया युवाला। ठीक है, और यहां पर लिख दिया इंसेलबर्ग। जो पीजीटी और नेट में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ये आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और आपसे कहा जाता है कि मैच करो कि भाई किसने कौन सी सतलाकृति का निर्माण किया है। ठीक है, तो आपने इन टॉपिक को नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, है ना। कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है, पर मैक्सिमम नेट की बात करें तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो नदी में जैसे नदी वी आकार की घाटी बनाती है, हिम नदी यू आकार की घाटी बनाती है, भूमिगत जल युवाला बनाता है। मैंने पढ़ा भी दिया आपको, ये तीनों कंप्लीट करवा दिए मैंने। ये तीनों आज की वीडियो के बाद ये तीनों टॉपिक मेरे चैनल पर कंप्लीट हैं। पवन इंसेलबर्ग वाली सतलाकृति बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान देना। अगर आप इनके नाम याद नहीं रखोगे और कौन सी कैसे बनती है नहीं याद रखोगे ना, तो फिर आप क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाओगे। तो अच्छे से पढ़ना इनको। हिम नदियां एस्कर या कटक। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी भाई आपका जो सैल मलबा है वो जमा ही होगा, रेत और बजरी के यानी जो बारीक बारीक कण हैं वो जमा होंगे टेढ़े मेढ़े कुंडलीकार आकृति में, जैसे इस तरीके से। ठीक है, रेत और बजरी के छोटे छोटे कण कुंडलीकार आकृति में जमा हो जाती है इस तरीके से। तो जब ग्लेशियर के द्वारा जो रेत और बजरी से छोटे छोटे कणों का निक्षेपण कुछ कुंडलीकार या माला आकार, कुंडलीकार क्या हो भाई, या माला आकार वाली शेप में जमा हो जाते हैं, तब उसे कहते हैं हिम नदियां एस्कर या कटक। ठीक है, मालाकार या कुंडलीकार, इस वर्ड को याद रखना, ये एग्जाम में आएगा कि जब आपके शैल मलबे का जमाव मालाकार या कुंडलीकार शेप में होता है तब किस प्रकार की आकृति बनती है। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा हिम नदियां एस्कर या कटक। ठीक है, नेक्स्ट आती है नंबर 8, केम। इंग्लिश में भी इसे केम ही कहते हैं, हिंदी में भी केम कहते हैं और इंग्लिश में भी केम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ध्यान से देखेंगे। केम आकृति है, केम। अब इसमें क्या होगा भाई, आप सबको पता है जब भी ग्लेशियर बहते हैं तो उसके साथ पानी की छोटी छोटी धाराएं भी बहती हैं। मान लो ये कोई एरिया है, ठीक है, ये कोई एरिया है, यहाँ से आपका ये ग्लेशियर बह रहा है। अब इस ग्लेशियर से छोटी छोटी पानी की धाराएं इस तरीके से यहाँ पर बहने लग जाती हैं। ठीक है, और इन धाराओं के बीच में यहाँ पर शैल मलबे के कुछ टीले बन जाते हैं। इन पानी की धाराओं के बीच में शैल मलबे के टीले बन जाती हैं और इन्हीं टीलों को कहते हैं केम। ठीक है, इन छोटी छोटी जल की धाराओं के बीच में जो चट्टानों के टीले बन जाते हैं, ऊपर से ग्लेशियर है उसमें से पानी निकल कर बह रहा है और यहाँ से शैल मलबे का जमाव हो रहा है, तो इन्हीं शैल मलबों के छोटे छोटे टीलों को क्या कहेंगे, केम कहते हैं। और नेक्स्ट आती है गाइस आपकी केम चबूतरा। केम चबूतरा, अब इसमें क्या होता है, केम चबूतरे में ये जो साइड वाली बच गई, यहाँ पर एक चबूतरे का निर्माण हो जाता है, बिल्कुल प्लेन एरिया जैसा चबूतरा बन जाता है और इसे ये जो साइड में बन गए ना, इन्हें कहते हैं केम चबूतरा।
समझ में आया। छोटी छोटी जल धाराओं के बीच में जब टीलों के रूप में शैल मलबे का जमाव ग्लेशियर द्वारा किया जाता है तो उसे केम कहते हैं। और इन जल धाराओं के साइड में एक प्लेन यानी समतल सतह वाली आकृति जो बनती है उसे कहते हैं केम चबूतरा। और आज की हमारी लास्ट आकृति हिम नदी के निक्षेपण से नंबर 9 ये थी, नंबर 10 इज हिम द्योत मैदान। हिम द्योत मैदान, हिम द्योत मैदान, मैदान यानी प्लेन एरिया। इसमें कुछ नहीं होता, ग्लेशियर जैसे आता है उसके ऊपर से ग्लेशियर आ रहा है तो बिल्कुल जब सामने प्लेन मैदान होता है तो वो सारा का सारा मलबा जो होता है उस प्लेन एरिया पर जमा कर देता है। इस प्रकार ग्लेशियर के द्वारा बने हुए इस प्लेन एरिया को, समतल मैदान को हिमद्योत मैदान के नाम से जाना जाता है। तो ये था गाइस आपका ग्लेशियर्स के द्वारा जो भी आपके निक्षेपण से बनी सतलाकृतियां। देखो हमने अपर्दन से भी इसके काफी है, 13-14 हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिटेल में करवा रखा है। ये वीडियो का पार्ट 2 है, इस चीज को ध्यान रखना, ये वीडियो का पार्ट 2 है। कैसी लगी वीडियो? अगर कुछ चीजें समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बस मैक्सिमम भाई अच्छी लगे वीडियो तो शेयर कर दिया करो अपने एजुकेशन ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।